गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। इस वीडियो में क्या देखेंगे हम, पेपर में छपने वाले प्रश्न। सही दिख रहा है आपको, पेपर में छपने वाले प्रश्न मतलब कि इसी टाइप के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न जो टॉप 50 हैं ये किसी न किसी एग्जाम में मतलब एसएससी के एमटीएस में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, जीडी में पूछा गया टॉप 50 प्रश्न है। यूँ समझ लीजिए कि ये एकदम से वरदान वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। जिनका भी एग्ज़ाम एमटीएस में है, अभी हाल ही फिलहाल में एसएससी के जीडी का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है ये क्लास, ये वीडियो। तो इस प्रश्न को, पूरे प्रश्न को एकदम दिमाग में छाप लें आप लोग और वीडियो को स्किप मत करें और अंत तक देखते रहें इस वीडियो को, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत की किस स्मारक को शामिल किया गया है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लें। कह रहे यूनेस्को की विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए उज्जैन स्थित जंतर मंतर, बी वाराणसी स्थित जंतर मंतर, सी दिल्ली स्थित जंतर मंतर, या फिर ऑप्शन डी जयपुर स्थित जंतर मंतर। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या जयपुर में स्थित जंतर मंतर को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। येन किस देश की मुद्रा है। येन किस देश की मुद्रा है। यूगोस्लेविया की है, मैक्सिको की है, थाईलैंड की है, या फिर जापान की है। तो आपको बता दूं कि येन जो है, आपको बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। येन जो है आप लोगों को जापान की मुद्रा है। किसकी? जापान देश की मुद्रा है। बात करते हैं जापान की राजधानी की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा क्या है? येन है। अब बात करते हैं यूगोस्लाविया की, तो यूगोस्लाविया की मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार। क्या? दिनार। यूगोस्लाविया की मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार, ठीक है। जापान की मुद्रा येन, ठीक है। मैक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएगी? पीसो। क्या? पीसो। से रिवाइज कर लें। येन की मुद्रा, येन कहाँ की मुद्रा है? जापान की। येन जापान की मुद्रा, जापान की मुद्रा येन, ठीक है। यूगोस्लाविया की मुद्रा की बात करें हम, यूगोस्लाविया की मुद्रा की तो दिनार। क्या? दिनार। मैक्सिको की मुद्रा की बात करते हैं हम तो पीसो। क्या? पीसो। थाईलैंड की मुद्रा की बात करें हम तो कहाँ? बहत। क्या? बहत। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, एकदम आराम से देखेंगे। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नासिक जो है महाराष्ट्र का एक शहर है। क्या? महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। तो बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो मुंबई। तो नासिक जो है महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, या फिर कृष्णा नदी के किनारे। तो आपको बता दें कि नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नासिक गोदावरी नदी। नासिक गोदावरी नदी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आज का चौथा प्रश्न। कह रहा निम्न में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। निम्न में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो आपको बता दो कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? K-15 सागरिक, त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस्त्र प्रक्षेपास्त्र, या फिर अग्नि प्रक्षेपास्त्र। तो क्या कह रहा है? कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में, तो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र। कौन सा? त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र, त्रिशूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। भूमि से वायु में त्रिशूल, भूमि से वायु में त्रिशूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपको बता दूं नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? नहीं। फुटबॉल से? बिल्कुल नहीं। कबड्डी से? बिल्कुल नहीं। टेबल टेनिस से? बिल्कुल नहीं। तो फिर नेहरू ट्रॉफी संबंधित किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए। नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मेरा एक वीडियो है ट्रॉफी एवं खेल से संबंधित, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर जरूर देख लें, क्लियर हो जाएगा।
नेहरू ट्रॉफी की थोड़ा सा बात कर लें तो फुटबॉल खेल की अवधि कितनी देर होती है, 90 मिनट की। फुटबॉल खेल की बात करें हम, फुटबॉल खेल की तो कितनी देर की होती है, 90 मिनट की। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, ठीक है। और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। हॉकी ये अपने भारत देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का छठा प्रश्न अपना देख लेते हैं। कह रहा है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। तो आपको बता दें कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है आप लोगों को ओडिशा राज्य की उपज है। कहाँ, ओडिशा राज्य की। नाम से ही समझ में आ रहा है, ओडिसी यानी ओडिशा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी कहाँ है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। कहाँ, भुवनेश्वर है। तथा इसी राज्य में पुरी शहर है जहाँ पे प्रसिद्ध जगन्नाथ भगवान का मंदिर भी है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी में। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, क्षमा कीजिएगा सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की। अमेरिका की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, कैप्टन कुक ने या फिर अमुंदसे ने। तो आपको बता दें कि अमेरिका की खोज जो है कोलंबस की देन है। किसकी, कोलंबस की देन है। कोलंबस इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की खोज की बात करें तो वास्को डी गामा का देन है। भारत की देव ने नार्वे यानी कि अमुंदसे कौन थे, तो ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। किस देश से बिलोंग करते थे, नार्वे से। और ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चार ऑप्शन के बारे में जान गए। अमेरिका की खोज कोलंबस, भारत की खोज वास्को डी गामा, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज। किसकी, ऑस्ट्रेलिया की खोज। अमुंदसे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां प्रश्न। कह रहा है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, पिकासो ने या फिर वान गोग ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। लियोनार्डो दा विंसी इटली का महान चित्रकार था। ये किस देश से बिलोंग था, इटली से। इटली का महान चित्रकार था कौन, लियोनार्डो दा विंसी। इसने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन, बुला चौधरी थी। कौन, बुला चौधरी ने 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, एफ बंटिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्डो रास ने या फिर एस वैक्समे ने। तो इंसुलिन का आविष्कार जो है आपको बता दो कि इंसुलिन का आविष्कार जो है एफ वॉटिंग ने किया था। किसने, एफ वॉटिंग ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने है चेचक का टीका खोजा था। किसने, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका। किसने, एडवर्ड जेनर ने। चेचक तो एडवर्ड जेनर। रोनाल्डो रास का क्या महत्वपूर्ण भूमिका था, तो रोनाल्डो रास ने मलेरिया परजीवी और चिकित्सा से संबंधित खोज की थी। किसकी, मलेरिया परजीवी की। किसने बताया था, रोनाल्डो रास ने। एस वैक्समे का क्या था, तो एस वैक्समे ने जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। किसकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज एस वैक्समे ने की। रोनाल्डो रास ने मलेरिया परजीवी, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, एफ बर्टिंग इंसुलिन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। चलिए 11वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण जो है बोन कैंसर हो जाता है। क्या, बोन कैंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थि को ही तो बोन बोलते हैं मेरे दोस्त। तो अस्थि कैंसर रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बाघ और हाथी, बी जंगली भैंसा, सी पक्षी या फिर डी तेंदुआ और चीतल। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है आपको
बाघ और हाथी, ऑप्शन ए में आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो बाघ और हाथी के लिए जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक स्पेशल वीडियो डाल चुका है सभी राज्यों के राज्य नेशनल पार्क पे, उसे देख लेंगे तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं 13वें प्रश्न की। कह रहा है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु से, जल से, ध्वनि से या फिर भूमि से? तो बात करते हैं डेसिबल की। तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। क्या? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। किसी भी शोरगुल को अर्थात मतलब ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, और डेसिबल मतलब शोरगुल को अधिक बर्दाश्त करने की क्षमता 90 डेसिबल। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 14वां प्रश्न की। कह रहा है वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, फसलों में वृद्धि या फिर पौधों का संरक्षण? तो वन महोत्सव जो है पेड़ों के लगाने से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव के लिए नए पेड़ लगाए जाते हैं। तो वन महोत्सव पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध है। 14वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 100% सत्य उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की जो अवधि है आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? आईएसआई द्वारा, पारिस्थितिक उत्पाद द्वारा, एग मार्क द्वारा या फिर हरित उत्पाद द्वारा? तो आपको बता दें कि कृषि उत्पाद की जो कोटि है वो एग मार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या? एग मार्क। एग मार्क का विस्तृत रूप हो जाएगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग मार्क द्वारा निर्धारित की जाती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? सी, ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडार को क्या कहते हैं? फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडार को क्या कहते हैं? पूंजी भंडार, उत्पादन भंडार, सुरक्षित भंडार या फिर अनाज भंडार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपको हो जाएगा, फसल बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो उसको अनाज भंडार बोलेंगे। क्या? अनाज भंडार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 18वें प्रश्न की। कह रहा है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? वर्ष 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1951 में? तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 1948 में पहली बार भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है स्वीकृत हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वें प्रश्न की। कह रहा है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन ने, फ्रेडमैन ने, महबूब अल हक ने या फिर मोंटेक सिंह ने? तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा मानव विकास सूचकांक महबूब अल हक ने विकसित किया था। किसने? महबूब अल हक ने। आइए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, वर्षा पुष्ट फसल या फिर शुष्क खेती? तो आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी समय अवधि क्या होती है? जून से सितंबर तक होती है। इसकी समय अवधि पूछ दे कब से कब तक होती है दक्षिण पश्चिम की? तो जून से
आपको सितंबर तक होती है। इसके तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आती है। क्या? रबी फसल के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21वें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में, असम राज्य में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो शांत घाटी जो है आपको मेरे दोस्त बता दूं कि केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। 22वां प्रश्न हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 180 डिग्री देशांतर। तो आपको बता दें कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये सन 1884 में वाशिंगटन में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। तो 180 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। कब घोषित किया गया? तो 1884 में से 1884 से 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा यानी कि तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की ओर। कह रहा सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप या फिर चंद्रमा का आकर्षण। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का आपको सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? समुद्री सतह पर भूकंप जो है ज्वालामुखी के प्रमुख कारण है। क्या? प्रमुख कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर लखनऊ में। तो बात करते हैं भारत के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की, तो वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बात करते हैं बेंगलुरु की, तो यहाँ पे एक फेमस अनुसंधान संस्थान है। क्या नाम है उसका? रमन अनुसंधान संस्थान जो है आपको बेंगलुरु में है। चलिए अब चेन्नई की बात करते हैं, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है संस्थान चेन्नई में है। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा ये आपको चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में है। क्लियर है? और बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में कृषि, बेंगलुरु में आपको रमन, चेन्नई में चमड़ा और लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान। क्लियर हो गया चारों ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपको बता दें कि यह नियम जो है इंग्लैंड ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह नियम नहीं, क्षमा कीजिएगा, कर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम इंग्लैंड के संविधान से भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने? 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े हों। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की आप लोगों की संख्या कितनी है? तो 243 पे चुनाव होता है और 2 को मतलब कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। टोटल 245 हो जाएगा। ठीक है, चुनाव 243 पे ही होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की है? तो ये जो है आप लोगों को इंग्लैंड ब्रिटेन की है। कहाँ की है? इंग्लैंड ब्रिटेन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है।
तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसके अलावा कौन सा संस्थान है? भूभौतिकी संस्थान भी, अनुसंधान भी हैदराबाद में ही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी हैदराबाद में ही है। 28वें प्रश्न की कह रहा है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत इजी प्रश्न है, सभी को पता होगा। किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर को। कितना समय लग गया था संविधान को भारत को बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था। ठीक है। 29वें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे भारत में की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो बता दूं कि भारत सेवक समाज की स्थापना सन 1950 में की गई थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। क्षमा कीजिएगा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है नेहरू का है। किसका? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है कि भारत की आत्मा जो है गाँव में निवास करती है। अगला प्रश्न है, कह रहे गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय समाचार, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर यंग इंडिया? तो आपको बता दें कि इस समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। क्या? यंग इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 31वें प्रश्न कह रहा भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? तो 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न कह रहा अंग्रेजों द्वारा निम्न में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्न में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा राजगुरु भगत सिंह तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। राजगुरु भगत सिंह तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इसमें राजगुरु है, तो सिर्फ राजगुरु इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा में। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। बात करते हैं इसका निर्माण किसने कराया? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां के शासनकाल के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? आप लोगों को बौद्ध धर्म दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने चाहिए। तो बौद्ध धर्म जो है ऑप्शन डी, ईश्वर के और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इस पे जो आप लोगों को इस पे आप लोग विश्वास करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, इसी मतों पर विश्वास करता है आपका बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। क्या निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस है, घी है, पिलाक योग है या फिर ताज़ी सब्जियां है? तो आपको बता दें कि विटामिन ई का अच्छी स्रोत ताज़ी सब्जियां हैं। क्या? ताज़ी सब्जियां हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 26वें प्रश्न की पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो बात करते हैं पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये किससे प्राप्त होता है? तो फफूंद से। किससे? फफूंद से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 37वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। कितनी? 206। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो फीमर होती है। क्या? फीमर हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है। कहाँ पे पाई जाती है? जांघ की हड्डी। ये जांघ में पाई जाती है। ठीक है, तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। कहाँ? कौन सी? स्टेप्स होती है जो कान के पास पाई जाती है। ठीक है, कान में पाई जाती है।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 30वें प्रश्न की कि पीत का स्रोत क्या है। पीत का स्रोत क्या है? तो पीत का स्रोत जो है पित्ताशय है। क्या? पित्ताशय है। पीत पीले रंग का हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीत जो है हरे रंग का क्षारीय द्रव है, पीले हरे रंग का, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पीएच मान कितना हो जाता है? 7.7 हो जाता है। पीएच मान का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने। ठीक है, पीत का स्रोत क्या हो जाएगा? पित्ताशय। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। उस विटामिन का नाम बताइए, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से, जिनका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, अतः हमें विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिल सकता। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है तथा इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग तथा वयस्कों में ऑस्ट्रेलोमलेशिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा? रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 40वें प्रश्न की। कह रहे हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो आप लोगों को बाबू बता दूं कि यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो आपको बता दूं कि वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं, अगर पूछ दे आपसे कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा। पूछ दे आपसे कि वाहनों के मतलब पश्च दृश्य में, मतलब कि बैक लाइट में किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का। बैक लाइट पूछ दे तो उत्तल दर्पण, लेकिन यहाँ पूछ रहा है हेडलाइट, तो हेडलाइट में आप लोगों को अवतल दर्पण हो जाएगा। और इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में, आँख नाक के डॉक्टर द्वारा भी उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग। 42वें प्रश्न की ओर कह रहा है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको बता दें कि किसी तुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। तुल्यकाली कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की सबसे पहले संभावना आर्थर सी क्लार्क ने दी थी। किसने? आर्थर सी क्लार्क ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 43वें प्रश्न की। तो 43वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी बिजली इस्त्री को गर्म करके, मतलब किसी बिजली से प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइक्रोम को। किसको? नाइक्रोम को। 44वें प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है तथा सौरमंडल का यह सबसे छोटा ग्रह भी है। एवं सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो इसे आप लोगों को बता दूं कि गैल्वेनाइजेशन, जिसका हिंदी हो जाता है यशदीकरण कहा जाता है। ठीक है, लोहे में जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। पूछ देता है आपसे कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। तो एक रासायनिक परिवर्तन है। इससे बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं उस पर। ठीक है, 46वें प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कणों की जरूरत होती है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तब इसके उपरांत यूरेनियम नाभिकों को विखंडन से 2 श्रृंखलाएं बन जाती है, जिन्हें अनियंत्रित श्रृंखला बोलते हैं। किससे क्या बोलते हैं? अनियंत्रित श्रृंखला बोलेंगे। तथा अनियंत्रित श्रृंखला तथा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। 2 श्रृंखलाएं बन जाती हैं जब उस पर बमबारी कराते हैं हम लोग। तो ठीक है, न्यूट्रॉन की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 47वां प्रश्न कह रहा है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दो कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए TEL
टेट्राएथिल सीसा, टेट्राएथिल सीसा, टेट्राएथिल सीसा ऑप्शन बी यूज किया जाता है। 48वां प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत जो आप लोगों को ए अमोनिया है। क्या? अमोनिया है। सूत्र NH3 हो जाता है। 49वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं थी। तो 5वीं पीढ़ी आज का कह रहा है किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। तो आपको बता दो कि ये सारे कार्य CPU चिप में होते हैं। किसमें? CPU चिप में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप में। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो कैसा लगा प्रश्न, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।